हेलो एंड वेलकम टू एस अकेडमी। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। प्रीवियस वीडियो से हमने शुरुआत की थी वन शॉट रिवीजन की, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में, फटाफट जाओ वो वीडियो निपटा लो, क्योंकि वहां से आपको मैनेजमेंट वर्ड का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब फिलहाल हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, विच इज योर सेकेंड चैप्टर। तो इस पूरे चैप्टर को हम बहुत ही क्रिस्प में इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या होता है ये तो हमें पता होना ही चाहिए, राइट? तो सबसे पहले इसी का मतलब समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए, इमेजिन करिए ये आप हैं। कौन से आप हैं? वो आप हैं जिन्होंने अभी 10th क्लास क्लियर की है या 10th क्लास के एग्जाम्स दिए हैं, और अब आपको जाना है 11th क्लास में। मेरी तरह आई गेस हर एक बच्चे का अभी तक की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही होता है कि 11th में लेना क्या है। कॉमर्स लेना है, PCB लेना है, या PCM लेना है, या फिर शायद आर्ट्स लेना है। आजकल तो ह्यूमैनिटीज भी बहुत सारे लोग लेते हैं, राइट? सो आई गेस हर बच्चे का सबसे बड़ा डिसीजन अब तक की लाइफ का यही होता है कि जाना किस तरफ है, क्या करना है। अब भाई देखो, लाइफ किसकी? तुम्हारी। डिसीजन किसका? ऑब्वियसली तुम्हारा। तुम्हारे बिहाफ पे कोई और डिसाइड कर सकता है कि तुम्हें 11th में क्या लेना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, तुम ही डिसाइड करते हो। लेकिन क्या ये डिसीजन पूरा का पूरा तुम्हारा होता है? किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता? क्या कोई तुम्हें 10th क्लियर करने के बाद गाइड नहीं करता कि भैया देखो, अगर कॉमर्स लोगे तो CA CS कर सकते हो, उसमें बहुत पैसे हैं। चाहो तो LLB कर सकते हो, उसमें भी अच्छे खासे पैसे हैं। PCB लोगे तो डॉक्टर बन सकते हो, PCM लोगे तो IIT ज्वाइन करके इंजीनियर बन जाना, आर्ट्स लोगे तो UPSC क्लियर कर सकते हो। किसी ना किसी ने तो बताया होगा ना तुम्हें उस टाइम पे ये सारी चीजें बता के क्या वो तुम्हें ये बोल रहे थे कि तुम्हें यही लेना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। वो तुम्हें यहां पे सिर्फ और सिर्फ गाइड करने की कोशिश कर रहे थे। वो तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे जिससे तुम्हारी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी सिंपल हो जाए, जिससे तुम इजीली डिसाइड कर पाओ कि तुम्हें 11th में कॉमर्स लेना, PCB लेना, PCM लेना या आर्ट्स लेना है। ऐसी चीजें, ऐसी गाइडेंस जो आपको डिसीजन मेकिंग लेने में मदद करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। यस, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है ऐसी गाइडेंस, ऐसी गाइडलाइंस जो आपको मदद करती हैं डिसाइड करने में कि हमें क्या करना चाहिए आगे। उन्हें हम प्रिंसिपल्स का नाम लेते हैं। अब भाई देखो, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो लोग प्रिंसिपल से ना हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो अब हम उन्हीं टर्म्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, सो दैट प्रिंसिपल आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, रीजन बीइंग आपकी NCERT बुक में बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दी हुई है, वहीं से कॉपी करो और लिख देना अपने एग्जाम में। फिलहाल था समझना आपका इंपॉर्टेंट कि प्रिंसिपल होता क्या है। वो आई गेस इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी चीजें जो गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं वो प्रिंसिपल्स कहलाई जाती हैं। देखो, जैसे ये तुम हो ना, और तुम्हें एक डिसीजन लेना है, तुम ऐसी स्टेज पे खड़े हो कि इधर जाऊं, उधर जाऊं, किधर जाऊं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी ना जो मैनेजर होता है ना, उसके सामने बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं, क्या करूं। तो उन सारे टाइम पे जो गाइडेंस, जो प्रिंसिपल्स उनकी मदद करते हैं ना, उनको हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया जनरल गाइडलाइंस जो किसी भी इंसान की मदद करती है डिसीजन मेकिंग में, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हो गए वो प्रिंसिपल्स जो कि मैनेजर की मदद करते हैं डिसाइड करने में कि उसे ऑर्गेनाइजेशन में कब कैसे क्या करना है। दोनों ही सिनेरियोज में बता दूं, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कोई भी आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करवा रहा, अपनी कोई भी चीजें तुम्हारे ऊपर नहीं वो कर रहे। जैसे यहाँ पे जब पीपल वर टेलिंग यू कि कॉमर्स के बाद CA CS कर सकते हो, तो वो ये नहीं बोल रहे थे तुम कॉमर्स ही लो और उसके बाद CA CS ही करना। वो तुम्हें बस गाइड कर रहे थे। तो प्रिंसिपल्स हमेशा गाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रिंसिपल वर्ड का मतलब समझ में आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया
कि इसकी कंपैरिजन हम 3 चीजों से करेंगे सो दैट हमें प्रिंसिपल और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। साइंस प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और टेक्निक्स। यूजुअली लोग इन्हीं तीनों चीजों के साथ प्रिंसिपल को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम इन तीनों के कंपैरिजन इसके साथ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले साइंस प्रिंसिपल्स। देखो जैसे मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स हैं वैसे साइंस में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस वगैरह होती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। साइंस के प्रिंसिपल्स किन से डील करते हैं? ऑब्जेक्ट से, अलग अलग एलिमेंट्स से, तो ये थोड़े से ना रिजिड होते हैं। रिजिड बोले तो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होना, बिल्कुल अडिग रहना कि पत्थर की लकीर है भाई, जैसे बोला है वैसा ही करना पड़ेगा। तो साइंस के प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं कि जो प्रिंसिपल में लिखा है आपको वो एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं इसलिए ये थोड़े से होते हैं फ्लेक्सिबल। भैया ह्यूमंस का पता नहीं है ना कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करने लग जाए, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होता है। वो पत्थर की लकीर नहीं होते कि भैया जो बोला है वैसा ही करना पड़ेगा, सिचुएशन जैसी लग रही है, कंडीशन जैसी लग रही है वैसे अप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइंस के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। देखो इससे ना डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन समटाइम्स ना केस स्टडी से इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इन तीनों ही जो भी मैंने टर्म्स लिखी थी उनका मतलब आपको समझना जरूरी है। ठीक है, इसको हल्के में मत लेना क्योंकि एनसीईआरटी में ना ब्लॉक लेटर्स में नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो सो ये हो गया हमारा कैसे साइंस के प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से डिफरेंट है। अब बात करते हैं टेक्निक्स की। देखो टेक्निक्स का क्या मतलब होता है? टेक्निक्स का मतलब होता है मेथड्स या प्रोसीजर्स, किसी भी काम को करने का क्या तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं एक इंसान को भोपाल से मनाली जाना है, ठीक है, तो वो कैसे जाए? भोपाल से मनाली कैसे जाए? भोपाल से जाए झांसी, झांसी से जाए दिल्ली, दिल्ली से जाए आगे हो सकता है चंडीगढ़ और फिर मनाली। ठीक है, ये क्या हुआ? स्टेप वाइज आपने बता दिया कि कैसे कोई इंसान भोपाल से मनाली पहुंच सकता है। पहले यहां जाए, फिर यहां जाए, फिर यहां जाए, फिर वहां जाए, तो आपने स्टेप वाइज पूरा प्रोसीजर बताया है। जब हम ऐसा करते हैं ना, इसे हम टेक्निक बोलते हैं। टेक्निक बेसिकली पूरा प्रोसीजर होता है किसी भी काम को करने का स्टेप वाइज। इसका और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो सकता है, दैट इज रेसिपी। किसी भी चीज को बनाने की रेसिपी कैसी होगी, तो उसमें होता है ना कि पहले आलू बॉईल करो, फिर आलू को छीलो, मैश करो, फिर उसको जीरे के साथ फ्राई करो, फिर समोसे में डालो। तो यहाँ पे एक स्टेप दूसरे से पहले नहीं आ सकता। पहले आप समोसे में आलू डाल के फिर उसको फ्राई नहीं कर सकते हो, है ना, सब कुछ एक सीक्वेंस में चलेगा। तो जब ऐसा होता है ना तो उसे हम टेक्निक बोलते हैं। प्रिंसिपल में ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस है, वो कोई आपको स्टेप वाइज प्रोसेस नहीं बताते कि कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, कैसे आपको डिसीजन लेना है, वो आप खुद ही डिसाइड करते हो, वो बस आपको गाइड करने का काम कर देती हैं। ठीक है, मतलब इट्स लाइक वो बस आपको बता देंगे कि आज समोसे बनाने चाहिए, आज ब्रेड पकोड़ा बनाना चाहिए, दैट्स इट। वो बनाते कैसे हैं वो नहीं बताएगी, बनाते कैसे हैं वो टेक्निक्स में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सेकेंड हमने देख लिया प्रिंसिपल का डिफरेंस किसके साथ, टेक्निक के साथ। नाउ लेट्स मूव टू वैल्यूज। देखो भैया, इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये तुम हो और ये तुम्हारे शैतान दोस्त हैं, ठीक है। तुम्हारे शैतान दोस्तों ने एक प्लान बनाया है जिसमें वो तुम्हें इंक्लूड करना चाह रहे हैं। वो प्लान क्या है? वो प्लान ये है कि हम सब क्या करेंगे, टीचर की चेयर के नीचे ना बम रख देंगे। वो क्या रहते हैं? बम, छोटे छोटे क्रैकर्स, ठीक है। और जैसी टीचर आएगी उन बॉम्ब्स को, उन क्रैकर्स को आग लगा देंगे। क्या हुआ? आपके दोस्त हैं, आपके दोस्तों ने आपको बोला कि अरे हम क्या करेंगे, टीचर की चेयर के नीचे क्या लगा देंगे, क्रैकर्स लगा देंगे, क्या बोलते हैं उनको,
बम क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ठीक है आप समझ गए आई होप, ठीक है। तो बम लगा देते हैं और उसको जला देंगे, जैसे ही टीचर आएगी तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा क्लास एंजॉय करेगी, ऐसा उनका प्लान था। जब वो आपको उस प्लान में इंक्लूड करना चाह रहे थे तो आपको एकदम से अपनी मॉम की कही हुई बात याद आ गई कि बेटा मस्ती करो जितना मन करे, लेकिन उस मस्ती से कभी किसी को हर्ट मत करना। आपकी मॉम ने आपको क्या सिखाया था बचपन से कि मस्ती करो जितनी करनी है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे कोई हर्ट हो जाए। जैसे ही आपको ये बात मतलब दिमाग में आई, यू वर लाइक नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लान, मैं करने भी नहीं दूंगा तुम्हें ये चीज, क्योंकि यहाँ पे टीचर को क्रैकर्स की वजह से हो सकता है हर्ट हो जाए, मतलब चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे जो आपको ये मम्मी की बात याद आ रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजें मॉरली करेक्ट मानी जाती है, क्या चीजें मॉरली करेक्ट नहीं मानी जाती हैं, ये थी आपकी वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज मॉरल कॉनोटेशंस होती हैं, सोसाइटी में कौन सी चीजें करनी सही है मॉरली, कौन सी चीजें करनी सही नहीं है मॉरली, वो सब वैल्यूज बताती हैं। बोलते हैं ना हमारी वैल्यूज बहुत बढ़िया हैं, हमारे परिवार की वैल्यूज बहुत बढ़िया हैं, वो इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे परिवार वालों ने हमें बहुत अच्छा कुछ सिखाया हुआ है, तो हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, ठीक है। सो ये था वैल्यूज, और अब हम चलते हैं हमारे पुरानी स्लाइड पे जिसमें हमने कंपैरिजन चार्ट बनाया था। सो आई होप यहां से आपको प्रिंसिपल का मतलब भी समझ में आ गया। प्रिंसिपल और साइंस के प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और साइंस के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है वो भी पता चल गया है। वैल्यूज क्या होती है वो भी समझ में आ गया, और टेक्निक्स क्या होती हैं वो भी समझ में आ गया है। अगेन याद रखिएगा छोटे मार्क्स के लिए आएंगे, लेकिन केस स्टडी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो तीनों चारों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फीचर्स में फर्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाई किए जा सकते हैं। अब भाई मतलब एग्जाम्पल देके समझाऊं तो ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी छोटी है या ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी सर्विस मोटिव के लिए है या ऑर्गेनाइजेशन आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी यूएस में एस्टेब्लिश्ड है या फिर इंडिया में है, कहीं भी हो कैसे भी हो कितनी भी बड़ी और छोटी क्यों ना हो, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वहां पे अप्लाई किए जा सकते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की सबसे खास बात ये है कि कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पे भी हो, किसी भी टाइप की क्यों ना हो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वहां पे लागू किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली लागू करने का तरीका डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू द साइज एंड एवरीथिंग, लेकिन लागू जरूर हो सकते हैं, ठीक है। ये लाइन जरूर लिखना यहाँ पे कि लागू करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, उससे सामने वाले को लगेगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत सही है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज जनरल गाइडलाइंस। ये बोलते हैं कि क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं क्या किसी भी प्रॉब्लम का, कि भैया मैनेजर किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसको सॉल्यूशन मिल गया है मतलब इन प्रिंसिपल्स की वजह से? तो आंसर है नो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, रादर ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं, ये आपको समझाते हैं कि भैया देखो ऐसी सिचुएशन में तुम कभी फंसो तो तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसा करोगे तो उसकी ये रिजल्ट निकलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अल्टीमेटली डिसीजन तो तुम्हारा है ना। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स समझाते हैं कि अपने फ्रेंड्स की बातों में आके कभी भी कोई गलत काम मत करना, गलत काम करना है या नहीं करना है तो अल्टीमेटली तुम्हारा डिसीजन है ना, उन्होंने तो अपनी तरफ से गाइडेंस प्रोवाइड कर दी तुम्हें। सो ऐसा ही है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ, ये जनरल गाइडलाइंस हैं, आपको स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रही है, ये आपको बस गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। अल्टीमेटली स्टेप आप ही को लेना है, अल्टीमेटली डिसीजन आप ही को लेना है, अल्टीमेटली हर कुछ आप ही को करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एवोल्यूशनरी। ये बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं है कि रात को कोई सोया और सुबह उठा तो उसके दिमाग में सारे प्रिंसिपल्स आ गए। इट्स लाइक यू स्लीपिंग रात में और सुबह उठे हो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो गया कि ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ऐसे नहीं बने थे ये प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स बने थे
सालों साल एक्सपेरिमेंट्स कर करके, उनके रिजल्ट देख देख के, उनके रिजल्ट नोटिस कर करके, ऑब्जर्व कर करके, जो भी रिजल्ट उनको लगा कि हर बार आता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में आता है, उसके बेसिस पे। सो जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो टेलर द्वारा दिए गए हो या फ्योल द्वारा दिया गए हो, सारे के सारे सालों साल एक्सपेरिमेंट्स कर करके, उसके बाद रिजल्ट देख देख के, ऑब्जर्व करके, नोटिस करके, उसके बाद बनाए गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इवोल्यूशनरी नेचर के हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। जैसे कि मैंने आपको साइंस प्रिंसिपल्स में भी बताया था कि वो बहुत रिजिड होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट करते हैं, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्योंकि ह्यूमन बीइंग से रिलेट करते हैं तो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। योगा ज्यादा किया होता है इन्होंने बेसिकली, ठीक है, तो इनकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है कि जैसे एडजस्ट करना चाहो वैसे एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमेशा सिचुएशन देखते हैं, हमेशा कंडीशन देखते हैं, और उसके बेसिस पे ही वो क्या होते हैं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं, और अपने अकॉर्डिंग किए जा सकते हैं, थोड़ा फेरबदल उसमें आराम से किया जा सकता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। ठीक है, चलिए, वैसे ना कभी भी आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, पूरे आंसर में ना 2-4 सॉलिड वर्ड्स तो लिख ही दिया करो। सॉलिड वर्ड लिखने से क्या होता है कि सामने वाला इंसान इंप्रेस हो जाता है कि ना सिर्फ इसका लिखने का तरीका अच्छा है, ना सिर्फ इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, बल्कि इसको कीवर्ड्स भी पता है कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे रिजिड, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेट अवे जैकेट, सॉल्यूशन, दिस एंड दैट, ये सारे वर्ड्स लिख दिया करो। ठीक है, और एनसीईआरटी में मार्क भी कर लिया करो। मेनली बिहेवियरल का मतलब है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है, ह्यूमन बीइंग से डील करता है, क्योंकि मैनेजमेंट अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग से डील करती है ना, मेजॉरिटी उसमें। तो इसलिए हमेशा इसको इम्प्लीमेंट करने का, बनाने का, हर एक चीज का जो तरीका होता है वो ह्यूमंस को ध्यान में रखते हुए होता है। तो ये काफी हद तक इससे इन्फ्लुएंस होती है और काफी हद तक उसे इन्फ्लुएंस करती भी है। नेक्स्ट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल्स बस ऐसे ही नहीं बन गए, हर चीज जो हो रही है उसके पीछे क्या कारण छुपे हो सकते हैं, वो सारे एनालाइज करने के बाद, प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के बाद प्रिंसिपल्स पिक्चर में आए हैं। ठीक है, तो काफी मेहनत लगी है इसको लाने में। फिर है कंटिंजेंट। ये बोलते हैं जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो सिचुएशन को देख के अप्लाई किए जाते हैं। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है कि भैया फ्यूचर में कुछ भी अनफॉरसीन आ सकता है, कुछ भी ऐसा आ सकता है जो आपने नहीं इमेजिन किया हो, तो जैसी भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मोल्ड करके हम अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल्स को। तो हमेशा प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन सिचुएशन बेस्ड होगा, जैसे सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे सिचुएशन की नीड होगी, वैसे ही आप अप्लाई कर दोगे प्रिंसिपल्स को। ठीक है, तो दीज वर फ्यू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अच्छा, कोई भी डाउट जा रहा है ना, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में बिल्कुल सारे वन शॉट बनाने के बाद हम रखेंगे डाउट सेशन, जिसमें हम लाइव भी रख सकते हैं या फिर जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनका रिप्लाई भी कर सकते हैं उसमें। सो जितने भी डाउट्स आ रहे हैं भर भर के लिख दो यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। भाई इतना हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स के बारे में, इतना हमने सुना है, इतना हमारे बुक में दिया हुआ है, कोई मतलब तो होगा ना इनको पिक्चर में लाने का, कोई इंपॉर्टेंस तो होगा, कोई जरूरत तो होगी इनको पिक्चर में लाने की। तो वो सारी जरूरतें, वो सारी इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें पहली है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स दे देती है, यूजफुल नॉलेज दे देती है अबाउट रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताओ, तुम हो कहाँ? भोपाल में बैठे। ठीक है, मैं भोपाल में बैठी, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ सब भोपाल में बैठे होंगे। सो तुम हो भोपाल में बैठे हुए, लेकिन तुमने अपने हाथ में फोन लिया और फट से उस पे YT चलाया, यूट्यूब चलाया। यूट्यूब पे तुमने सर्च किया पेरिस में घूमने वाली जगह कौन कौन सी हैं, और यूट्यूब पे बहुत ही बढ़िया सी वीडियो आ गई किसी ट्रैवलर की, जिसने एक एक जगह सारी तुमको घर में बैठे बैठे दिखा दी। अब तुम मुझे ये बात बताओ कि क्या तुम पेरिस गए हो? ऑब्वियसली नहीं गए हो, मतलब हो सकता है कुछ लोग गए हो, मैं नहीं गई हूं, तो मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ। मैं पेरिस नहीं गई तो मुझे नहीं पता वहां पे क्या क्या है, लेकिन घर बैठे बैठे मुझे पता चल गया पेरिस में क्या क्या चीजें हैं। घर बैठे बैठे मुझे पता चल जाता है नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी घूमने वाली जगह है। घर बैठे बैठे मुझे पता चल जाता है कि बाली जाना चाहिए, इंडोनेशिया जाना चाहिए, सेम हो गया, म्यांमार जाना चाहिए, वियतनाम जाना चाहिए, कहाँ पे क्या आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट। ये सारी चीजें, ये सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मुझे घर बैठे बैठे मिल रही हैं। कैसे? थैंक्स टू यूट्यूब।
जैसे यूट्यूब है ना, वैसे ही ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। ये घर बैठे बैठे मैनेजर्स को रियलिटी का पूरा पिक्चर दे देती है कि भाई देखो तुम्हारी लाइफ में बीइंग अ मैनेजर ऐसी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे तुम्हें ऐसे ऐसे डील करने को हो सकता है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है हर एक मैनेजर ने अपनी लाइफ टाइम में हर तरह की प्रॉब्लम नहीं देखी हो, लेकिन ये प्रिंसिपल्स उनको पहले से ही तैयार रखते हैं कि देखो ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें ऐसे इलाज करना है। वो बोलते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये प्रिकॉशनरी चीजें हैं कि सारे प्रिंसिपल्स पहले से ही रट लो, सारी सिचुएशंस पहले से ही देख लो जो जो मैनेजर की लाइफ टाइम में आ सकते हैं, और उसके बाद आएंगी तो देख लेना कैसे हैंडल करना है। नहीं आई तो फिर बढ़िया ही बढ़िया काम है, ठीक है। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम अगेन एक कीवर्ड है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट वे में किसी भी चीज को इस्तेमाल करना। वो गन्ने का जूस याद है, गन्ना दिया किसी इंसान को, उसने एक गन्ने से 3-4 कप जूस निकाल दिया। इसने क्या किया? रिसोर्स को निचोड़ के उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है। बस यही होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि रिसोर्सेस को इस प्रकार से इस्तेमाल करना, इतने बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना कि उससे मैक्सिमम आउटपुट डिराइव हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारी मदद करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कराने में रिसोर्सेज की। कैसे? क्योंकि एक तो ये आपको पहले से बता देंगे कि देखो ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें ऐसा करना सही रहता है, क्योंकि ओवर द इयर्स लोगों ने सीखा है उससे, ठीक है। तो अब तुम वैसा करोगे तो तुम्हारी वेस्टेज नहीं होगी। वो जो हिट एंड ट्रायल तुम बार बार करके देखते थे कि पहले ये करके देख लेते हैं, वर्क किया तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी चीज करेंगे, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज खराब हो जाते थे, वो नहीं होंगे अब, क्योंकि तुमने पहले से ही चीजें सीख ली हैं। इट्स लाइक तुम्हारे बड़े भाई बहन है, ठीक है, उन्होंने 11th-12th में, एक बड़े भाई ने 11th-12th में कॉमर्स लेके देख लिया, एक बड़े भाई ने 11th-12th में पीसीएम पीसीबी लेके देख लिया, ठीक है। उन दोनों के तुम देख रहे हो लाइफ में क्या क्या सिचुएशन चल रही हैं। अब तुम जब 10th क्लास से 11th में जाओगे तो तुम्हें पता है यार ये रास्ता जाना है या ये रास्ता जाना है। तुम खुद अपनी लाइफ को एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखोगे कि पहले कॉमर्स ले लेता हूँ 11th में, फिर नहीं जमा तो 12th में पीसीएम पीसीबी ले लूंगा। नहीं, यू आर पहले से ही प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपने दोनों का नतीजा देख लिया है घर बैठे बैठे कि क्या हाल होता है कॉमर्स लेने पे, क्या हाल होता है पीसीबी पीसीएम लेने पे, राइट। तो अब आप अपने जीवन का निर्णय बहुत ही अच्छे तरीके से लेंगे और अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। और एक्सपेरिमेंट करने में जो रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं कि पहले कॉमर्स की बुक्स खरीद ली थी अब पीसीएम पीसीबी की बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसे नहीं बने कि ये एक लड़की है, उसके सामने 2 प्रोडक्ट्स बैठे हुए हैं, मतलब पड़े हुए हैं, फॉर से लैपटॉप। एक लैपटॉप ग्रे कलर का है लेकिन अच्छे फीचर्स के साथ है, और दूसरा लैपटॉप पिंक कलर का, एंड शी विल बी लाइक मुझे तो पिंक ही चाहिए। ऑफेंसिव वे में मत लेना, लड़कियों का यूजुअली पिंक फेवरेट होता है, मेरा भी है टू एन एक्सटेंट, तो उस वे में दे रही हो, ठीक है, दिल पे नहीं लेनी है बात। लेकिन ऐसे समझो लड़की ने किस बेसिस पे चूज किया ये पिंक लैपटॉप? क्योंकि पिंक कलर उसका फेवरेट है। उसने कोई दिमाग अप्लाई किया कि फीचर्स अच्छे होने चाहिए दिस एंड दैट? नहीं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं बनते हैं कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऐसा कर लिया। नहीं, आपको अच्छा लगा नहीं, क्या सही है वो यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे देखा जाता है हर एक चीज को एक जस्टिफाइड वे में कि क्या चीज सही रहेगी, क्या चीज ठीक नहीं रहेगी, कौन सी चीज कैसे ठीक रहेगी, कौन सी चीज कैसे ठीक नहीं रहेगी, और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि भैया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे बनाए जाएंगे और क्या आपको फॉलो करना रहेगा। अपनी ऐसे नहीं है कि इच्छा से बायसनेस कि मुझे ये वाली चीज अच्छी लग रही है तो मैं प्रिंसिपल में ये वाली चीज लिख देती हूँ। नहीं, दिमाग लगाया, लॉजिक लगाया, ध्यान लगाया, इंटेलिजेंस लगाया, सब लगाने के बाद जो निकला उसको हमने प्रिंसिपल बनाया। तो बहुत सोच समझ के ध्यान पूर्वक ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, किसी भी रैंडम चॉइस पे हमने ये प्रिंसिपल्स नहीं बनाए हैं। ओके, नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। भाई देखो, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं वो दिन रात बदल रहा है। अब तुम ही देख लो ना, तुम हो नहीं, एक्चुअली तुम तो यही हो जिनका मैं एग्जाम्पल देने वाली हूं। जेनजी 19s वाली से कितने डिफरेंट है। मैं 90s वाली हूं, ठीक है, 19s नहीं 90s वाली, ठीक है, मैं 90s वाली हूं। तो मैं आजकल के बच्चे देखती हूँ जेनजीज या अल्ट्रा जेनजीज जो भी है, मतलब मेरा खुद का एक भांजा है जो अल्ट्रा जेनजी है, मैं उनको देख के बोलती हूँ यार इस एज में तो मुझे ये पता ही नहीं था ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ये एनवायरमेंट बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं,
दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, बस वैसे ही। हर एक चीज जब बदल रही है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी तो बदलना पड़ेगा ना, और ऑर्गेनाइजेशन को बदलना पड़ेगा तो प्रिंसिपल्स को भी बदलना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, बदलते रहते हैं समय के साथ। टेलर और फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स पहले बनाए थे इनिशियली, अब आज की तारीख में वो प्रिंसिपल जरूर फॉलो किए जाते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा थोड़ा न्यू कर दिया गया है। जैसे आप एनसीईआरटी में देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है टेलर्स के प्रिंसिपल और फ्योल के प्रिंसिपल, और सारे प्रिंसिपल्स पहले अर्लियर कैसे इस्तेमाल किए जाते थे, कैसे इंटरप्रेट किए जाते थे वो लिखा हुआ है, और उसके बाद आज की डेट में मॉडर्न यूज कैसे किया जाता है वो लिखा हुआ है। वो जरूर देखना। वो क्या है, वो ये बताने का तरीका है कि प्रिंसिपल्स बार बार बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। मेरा भारत बदल रहा है, मेरे प्रिंसिपल्स बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये बदलते वक्त के साथ अपने अंदर बदलाव लाते रहते हैं, तभी इतने सालों पहले बने हुए प्रिंसिपल्स आज भी वैलिड है। वरना तुम देखो ऐसे लॉस जो बहुत साल पहले बने रहते हैं, आज की डेट में उन्हें चेंज नहीं कर दिया जाता क्या? इनको क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि ये अडेप्ट कर रहे हैं न्यू एनवायरनमेंट के साथ, तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अगर तुम अच्छे से प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, अच्छे से तुम्हारे रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, अच्छे से हर एक चीज हो रही है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज ऑर्डरली वे में हो रही है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है, तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन भी तो इफेक्टिव बनेगा इससे अल्टीमेटली। तो बस वही हो रहा है, हर एक चीज ढंग से चल रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चल रहा है। फिर आते हैं फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचती है, बट ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स सोसाइटी क्या ऑब्लिगेशंस बनती हैं उनके बारे में भी सोचती है, और आपको उनके बारे में भी अवेयर करती है और फोर्स करती है कि आप उनको भी फॉलो करो। तो अल्टीमेटली आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सोसाइटी के टूवर्ड्स आपके जो फर्ज बनते हैं, जिस कंट्री में आपने अपना प्लांट लगाया है, जिस कंट्री में आप फंक्शन कर रहे हो, कंपनी चला रहे हो, वहां आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनको फुलफिल करने में आपकी मदद करती है, ठीक है। इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे इंडस्ट्री है तो वेस्ट अपना नदियों में ना डालें, या फिर वेस्ट डिस्पोजेबल का कुछ सिस्टम निकाल ले, कुछ भी ऐसा कर ले। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए, रिमेंबर हमने एक वो पढ़ा था कि फर्स्ट वाले चैप्टर में कि मैनेजमेंट में एक बहुत बढ़िया थ्योरी रहती है। हमने जब आर्ट से उसको कंपेयर किया, साइंस से उसको कंपेयर किया, एज वेल एज प्रोफेशन से उसको कंपेयर किया, तीनों में ही ये पॉइंट कॉमन था कि मैनेजमेंट में थ्योरी है, थियोरेटिकल नॉलेज है। तो ये बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो इस थ्योरी का पार्ट हैं, और कहीं ना कहीं वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को ट्रेन करने का भी काम करते हैं। इनको पढ़ के उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिल जाती है, जो कि अल्टीमेटली उनको जो लाइफ में रियल वाली सिचुएशंस आती है ना, उनको फेस करने में मदद करती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ये है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। ये एक और टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम जाएंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में इस चैप्टर के, जो कि है फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स। पहले हम फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, आपके बुक में टेलर दिया हुआ है, बाद में पढ़ेंगे वो, और उसके बाद हम टेलर पे मूव करेंगे और फिर दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं हमारे फ्योल्स के प्रिंसिपल पे। अब भाई देखिए, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे प्रिंसिपल्स दिए थे, टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, तो वो एक स्लाइड में कंप्लीट नहीं हो सकते थे, तो इसको हमने 2 स्लाइड्स पे कंप्लीट किया, बट दोनों हैं सेम ही। आपको जब भी मौका मिले आप बुक में मतलब सेम तरीके से लिखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में ये क्या बोलते हैं? दे से कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को आप टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और फिर हर इंडिविजुअल पार्ट को, हर इंडिविजुअल वर्क को किसी एक इंसान को असाइन कर दो। क्या बोला इन्होंने? पहले तो पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और हर एक टुकड़े को किसी एक बंदे को असाइन कर दो। ये मेक श्योर करना कि जिस भी बंदे को तुम वो काम असाइन कर रहे हो वो काम करने में प्रो हो, एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉमर्स पढ़ाना है, कॉमर्स पढ़ाने में एक अकाउंट्स पढ़ाना है, एक इको पढ़ाना है, एक बिजनेस स्टडीज पढ़ाना है, फिर एडिशनल सब्जेक्ट। तो ये काम एक टीचर को सौंप दो, ये काम एक टीचर को सौंप दो, ये काम एक टीचर को सौंप दो, और ये कोशिश करो कि जो भी टीचर तुम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए असाइन कर रहे हो वो प्रो हो वो काम करने में। और इवन इफ वो नहीं भी हुए तो बार बार अगर वो सेम काम करेंगे तो वो प्रो बन जाएंगे। तो यही गोल होता है डिवीजन ऑफ वर्क का। तो फ्योल भाई साहब बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क से आप अपने काम को
प्रो लेवल का बना सकते हो, बढ़िया बना सकते हो। और देखो कोई भी इंसान जो एक्सपर्ट होगा काम करने में या ओवर द ईयर्स सीख जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा, वो हमेशा कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट डिराइव करेगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होगी रिसोर्सेज की। अब भाई मैंने जितने भी पॉइंट्स बोले हैं ना इन बिटवीन, बहुत फास्ट फास्ट बोले हैं, लेकिन वो सारे के सारे आपको अपने पेपर में लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ तो सब प्रिंसिपल्स में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, जो जो लाइन मैं बोल रही हूँ, वो कोई भी बिना मतलब की नहीं है, फालतू नहीं है। हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है और हर एक लाइन आपको अपने आंसर में लिखनी है अपने खुद की लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योल भाई साहब बोलते हैं कि जब भी किसी इंसान को कोई कुर्सी दी जाती है, कोई पोजीशन दी जाती है, तो उस पोजीशन के साथ उसको बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। इन पावर्स को नाम दिया जाता है अथॉरिटी का। और जब आपको पावर्स मिलती हैं, पावर्स के साथ साथ आपको मिलती हैं कुछ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस भी। वो बोलते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही मतलब होता है कि जब आप किसी पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाते हो, जैसे घर में पेरेंट्स बोले कि आज से बड़े भाई बहनों की ही चलेगी घर में, छोटे भाई बहन क्या करेंगे वही डिसाइड करेंगे, तो उनको पावर तो मिल गई है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ड्यूटीज भी मिली है कि छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है। तो वो ड्यूटीज क्या कहलाई जाती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फ्योल भाई साहब बोलते हैं जब भी आप किसी को कोई पावर दे रहे हो, साथ साथ उसको ड्यूटीज भी मिलेंगी। जब भी आप किसी इंसान को ड्यूटीज दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, साथ साथ उतनी पावर भी देनी पड़ेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम पावर दे दो ड्यूटीज नहीं दो, और तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि तुम ड्यूटीज दे दो और पावर नहीं दो, दोनों ही मिसमैच हो जाएगा। तो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। बड़े भाई बहनों को अगर तुम जिम्मेदारी दे रहे हो छोटे भाई बहनों की, तो उसमें उनको उतनी पावर भी देनी पड़ेगी कि छोटा भाई बहन कुछ करे तो एक आधा चपका दे उनको, ठीक है। सो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम वे में मूव करते हैं, कोई भी ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली काम पूरा नहीं हो पाएगा। तुमने बड़े भाई बहनों को बोल दिया कि छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है, कुछ भी गलत हरकत ना करें। अब छोटा भाई बहन इतना ढीठ है, कुछ हरकत करे जा रहे हैं, जैसे मेरा नेफ्यू क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें हाथ घुसाने की कोशिश करता है। अब बीइंग पेरेंट्स आप उनको रोकोगे ना, अब नहीं मारेंगे तो एक आधा लगाओगे भी सही, तो वो लगाना क्या है? अथॉरिटी है। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी दी है उनको, अगर वो नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन। ये बोलते हैं कि जो भी इंसान ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसका फर्ज बनता है कि वो डिसिप्लिन में रहे, सो दैट हर एक काम सिस्टमैटिक तरीके से हो और कुछ भी हौच पौच ना हो। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि ये काम ऐसा होगा, तो हर एक वर्कर को, हर एक एम्प्लॉय को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि डिसिप्लिन्ड वे में वो काम पूरा हो, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन ढंग से वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। देन है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? ये बोलता है कि कभी भी एक इंसान को ऑर्डर देने वाले दो लोग नहीं होने चाहिए। ऐसे मानो तुम हो, तुम्हारे मम्मी हैं, तुम्हारे पापा हैं, ये दोनों तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं। अब तुम बेचारे नन्ही सी जान क्या करोगे? किसका ऑर्डर मानोगे? कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। पापा बोल रहे हैं जा मेरे लिए पहले बिस्किट का पैकेट लेके आ, मम्मी बोल रही है नहीं जा पहले मेरे लिए दाल लेके आ। अब तुम सोच रहे हो मैं इसका ऑर्डर मानूं या इसका ऑर्डर मानूं, क्या करूं? ये मत सोचना सेम ग्रोसरी शॉप पे दोनों ले लोगे, डिफरेंट डिफरेंट काम इमेजिन कर लेना, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि तुमने मम्मी की बात मानी, पापा गुस्सा हो जाएंगे, फिर पॉकेट मनी कहाँ से आएगी? पापा की बात मानी, मम्मी गुस्सा हो जाएगी, फिर अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना कौन खिलाएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये बोलते हैं कि हमेशा एक इंसान को ऑर्डर देने वाला, काम देने वाला एक ही इंसान होना चाहिए। कमांड जहां से मिल रही है, काम इसको जहां से मिल रहा है, कमांड इसको जहां से मिल रही है, वो एक ही इंसान होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, या दो से ज्यादा नहीं, मतलब एक से ज्यादा कभी भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि कमांड हमेशा एक बंदे से मिलनी चाहिए, अलग अलग लोगों से मिलेगी तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा और अल्टीमेटली डर के सिनेरियो में काम करेगा, ना इधर का काम कर पाएगा ना उधर का काम कर पाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं ना, स्पेशली एक डिपार्टमेंट में जो है, वो सारे एक हेड और एक ही प्लान को फॉलो करें। अगर डिफरेंट डिफरेंट हेड्स और डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स को फॉलो करते रहे ना, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे, कोई कहीं जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने लिए सपना सोचा हुआ है, अगर उसको अचीव करवाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर डिपार्टमेंट में एक हेड और एक ही प्लान चले। एक हेड बना दिया, एचओडी
वही पूरा प्लान कर रहा है कि कैसे इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बोलता है। अक्सर इन दोनों के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो भैया देखो, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि भैया एक इंसान को ऑर्डर देने वाला एक ही इंसान है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि पूरे डिपार्टमेंट को एक ही इंसान हेड करे और एक ही प्लान के साथ हेड करे, 10-10 प्लान अलग से ना रेडी करे, क्योंकि उससे क्या होगा, थोड़ा कियोटिक हो जाएगी सिचुएशन और आपको किस तरफ जा रहा है वो समझ में नहीं आएगा। देन है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे दो इंटरेस्ट लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दूसरा लिखा हुआ है जनरल इंटरेस्ट। तुम इमेजिन करो ये तुम हो, तुमने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की है क्योंकि तुम्हें बोर्ड्स में 95+ लाना है। उस कोचिंग क्लास का सपना है कि उसको AIR लानी है सो दैट उसका नाम बढ़ सके मार्केट में, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, तुम्हारा इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है। कोचिंग का भला होगा तो पता नहीं कितने सारे लोगों का भला होगा, ये है ग्रुप इंटरेस्ट। तो ये बोलते हैं कि कभी भी ऐसी दुविधा में तुम फंसो कि अपने इंटरेस्ट को चुने या फिर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को चुने, तो गो फॉर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट। वो होता है ना, लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब आपको पता नहीं होता कि आप अपने बारे में सोचें या आप पूरी दुनिया के बारे में सोचें। जैसे अगर मान लो मैं कोई गंदी मेडिसिन बना के जिससे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, मैं करोड़पति बन सकती हूँ, तो ऐसे सिनारियो में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वो मेडिसिन बना के करोड़ों कमा के दूसरे विदेश सेटल हो जाना चाहिए, या फिर मुझे सबके बारे में सोचते हुए उस मेडिसिन को नहीं वो करना चाहिए? तो ये बोलते हैं सबके बारे में सोचो, बोलते हैं ना सबका विकास, सबका व्हाटएवर जो भी बोलते हैं, तुम समझ गए ना, बस वही करना है, ठीक है। हमें अपने बारे में नहीं सोचना, हमें दुनिया के बारे में सोचना है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को थोड़ा सा दबा के तुम्हें जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है। और तुम हमेशा देखना, जब तुम जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हो कहीं ना कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट भी उसमें लाई करता है और तुम भी पास हो जाते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नाउ लेट्स मूव टू रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? आप कोई काम करें उसके बदले में आपको मिलने वाला पैसा रेम्यूनरेशन कहलाया जाता है, ठीक है। सो मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे उसके बदले में कोई भी कुछ अमाउंट दे रहा है, सैलरी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो वो मेरा रेम्यूनरेशन कहलाया जाएगा। ये बोलते हैं जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से काम करवा रहे होते हो, हमेशा मेक श्योर करो कि आप उनको जस्ट और फेयर रेम्यूनरेशन दो। ऐसा मत करो कि काम उनसे 100 रुपए का करवा लिया और दे तुम उसको 10 रुपए रहे हो, और ऐसा भी मत करो कि काम उनसे 100 रुपए का कराया, दे तुम उसे 1000 रुपए रहे हो। ये हो जाएगा बुरा उस इंसान के लिए और ये हो जाएगा बुरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी ध्यान में रखो कि भैया ऑर्गेनाइजेशन का जितना बजट है उसके बेसिस पे तुम रेम्यूनरेशन डिवाइड कर रहे हो, और अपना मतलब उस इंडिविजुअल का भी ध्यान करो कि भैया उससे जितना काम करवा रहे हो एटलीस्ट उतना तो उसको दो ना यार, उसकी रोजी रोटी मत खाओ बेसिकली। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस में ये बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटी हैं जो सारी डिसीजन मेकिंग करेंगी। वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हर एक लेवल वाले अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, कौन कौन सा कोर्स पिक करेगा, मम्मी क्या पहनेंगी, बच्चे क्या पहनेंगे, ये सब कुछ दादाजी डिसाइड करते हैं। सब कुछ मतलब घर के छोटे से छोटे बड़े से बड़े फैसले कौन लेता है? दादाजी लेते हैं। तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन की सारी पावर्स कहाँ एक्यूमुलेटेड है? एक बॉडी के पास एक्यूमुलेटेड है। वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? बच्चों ने क्या पहनना है वो डिसाइड करे, माँ को क्या खाने में बनाना है वो डिसाइड करे, पूरे ओवरऑल उसका क्या रहेगा वो दादाजी डिसाइड कर ले। तो ये क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन की भैया जो जिसका अरेना है उसका डिसीजन वो इंसान खुद ले रहा है, कोई एक स्पेसिफिक बॉडी नहीं ले रही। तो ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन दोनों में बैलेंस मेंटेन करे। जहां इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है वहां तुम सेंट्रलाइजेशन फॉलो कर लो, जहां पे छोटे मोटे डिसीजन है वहां डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करो, सो दैट सब लोग डिसाइड कर पाए, सब लोग खुश रहें। तो एक बैलेंस मेंटेन करो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स किसके? फ्योल के, बट अभी और भी रहते हैं जिसमें ये है ऑर्डर। ये बोलते हैं जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो मेक श्योर करो हर एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से चले, कुछ भी एम्बिगियस वे में ना चले। कौन से रिसोर्सेज कहाँ रखने हैं, कौन से इंसान को कहाँ बिठाना है,
ये पहले से डिसाइड करो और सिस्टमैटिक तरीके से करो। ऐसा नहीं हो एक इंसान आज यहाँ पे बैठा है, कल वहां बैठा हो, परसों वहां बैठा है, नरसों वहां बैठा है, भाई उसके पास जाओगे कैसे तुम? मतलब कभी इधर जा रहे होगे, फिर देख रहे होगे कहाँ जाऊं वो कहाँ बैठा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान और हर रिसोर्स की एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए और उस जगह को मतलब उस इंसान को वहीं पे बिठाना चाहिए और उस रिसोर्स को वहीं रखना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक आज मैंने जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स आए हैं वो गोडाउन में रख दिए और अगले दिन मैं यहाँ पे मीटिंग रूम में रख रही हूँ, वो गलत बात हो जाएगी। तो हर एक रिसोर्स और हर एक इंसान की एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए और उसको वहीं पे रखना चाहिए। स्केलर चेन, ये बोलते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक हायरार्की होती है कि आपको प्रॉब्लम हुई है, आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, वो पहले से डिसाइडेड होता है। जैसे तुम हो स्कूल के बच्चे, तुम्हारे ऊपर कौन है? क्लास टीचर, उसके ऊपर कौन है? एचओडी, उसके ऊपर कौन है? हेडमिस्ट्रेस, उसके ऊपर कौन है? प्रिंसिपल, उसके ऊपर कौन है? चेयरमैन। तो ये हायरार्की बनी हुई है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम्हें बीइंग अ स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम होती है, तुम डायरेक्टली चेयरमैन के पास पहुंच जाते हो कि इस बच्चे ने मुझे थप्पड़ मारा है, आप इसको पनिशमेंट दो? ऑब्वियसली नहीं ना। तुम ऐसी छोटी मोटी चीजें पहले किसको कम्युनिकेट करते हो? अपने क्लास टीचर को कम्युनिकेट करते हो। ये जो ये हायरार्की है ना, इसको हम स्केलर चेन बोलते हैं कि भैया एक चेन बनी हुई है कि किसको जरूरत के टाइम पे किसको कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, तो जब भी तुम्हें प्रॉब्लम होएगी तुम इसी हायरार्की से चलोगे। ये बंदा इसके पास जाएगा, ये बंदा इसके पास जाएगा, ये बंदा इसके पास जाएगा, ये बंदा इसके पास जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि छोटी से छोटी बात लेके इसके पास पहुंच जाए। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे, मतलब ये स्केलर चेन आप फॉलो करते हो नॉर्मल सिनेरियो में, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे जब कोई सिचुएशन ऐसी आई है कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जल्दी से जल्दी चाहिए, फॉर से यू गॉट टू नो बीइंग अ स्टूडेंट कि किसी जगह आग लग गई है, तो तुम ये थोड़ी ना सोचोगे कि पहले मैं क्लास टीचर को बताऊं, क्लास टीचर इसको बताएगा, फिर उसको बताएगा, फिर उसको तुम डायरेक्टली जाओगे चेयरमैन के पास, सर आग लग गई, बुझवा लो, कुछ कॉल कर लो फायर एक्सटिंग्विशर को। तो बेसिकली आपने क्या किया? स्केलर चेन को तोड़ दिया उस टाइम पे। कौन से सिनेरियो में? इमरजेंसी की सिनेरियो में। नॉर्मल सिनेरियो में तुम कोई चेन नहीं तोड़ोगे। ठीक है, ये भी होता है कि आप डायरेक्टली अपने लेवल पे दूसरे डिपार्टमेंट से जो इंसान है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, डायरेक्टली सेम लेवल वाले के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं उसके साथ कनेक्ट करना गैंग प्लैंक कहलाया जाता है। ठीक है, ये भी पढ़ के जाना क्योंकि इससे केस स्टडी आती है। ठीक है, मैं आगे चल के ना केस स्टडीज करवाऊंगी जहां पे मैं ये प्रैक्टिकली तुम्हें समझाऊंगी कैसे क्या मतलब था। इक्विटी, ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीजें हैं वो इक्विटी के साथ होनी चाहिए, जस्ट एंड फेयर तरीके से साथ होने चाहिए। ना किसी इंसान के साथ बायसनेस रखो, ना किसी इंसान को ज्यादा वैल्यू दो, ना किसी रिसोर्स को ज्यादा वैल्यू दो। मतलब हर एक चीज जस्ट वे में हो। तुम्हारे साथ इतना है तो दूसरे के साथ भी उतना होगा, उसके साथ भी उतना होगा, उसके साथ भी उतना होगा, सबके साथ एक बराबर होगा। कोई भी हमारा बहुत ज्यादा प्रिय नहीं है, खास नहीं है, जिसको हम एक्स्ट्रा कुछ प्रायोरिटी दे। ठीक है, फिर है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आयाराम गयाराम नहीं होना चाहिए कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। नहीं, जो भी आया है उसे टिकाओ अपने यहाँ पे। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग बहुत जल्दी से तेजी से चेंज होते हैं ना कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि फिर ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है, कि लोग टिक ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर लोगों को टिकाना है, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया तरीके से चलाना है, तो जरूरी है हम क्या करें? स्टेबिलिटी लाए थोड़ा सा। फिर है इनिशिएटिव। अपने ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट ऐसे रखो कि हर एक इंसान आके इनिशिएटिव ले सके। हर एक इंसान अगर उसके मन में कोई सजेशन है तो वो इजीली दे पाए। मतलब यूं मत करो, जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैंने क्लास में सबको इतना डरा के रखा है कि किसी बच्चे का मुंह नहीं खुलता कि मुझे कोई सजेशन दे सके कि मैम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बिल्कुल डरे हुए हैं वो बच्चे। तो ऐसे में नए नए थॉट्स क्या मुझ तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। कई नई चीजें मेरे तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगी। तो आपको बीइंग द मैनेजर अपने एनवायरनमेंट में, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरनमेंट रखना है जहां पे आप उन सबको ऐसा मौका रखो दो कि तुम्हारे पास कोई नया सजेशन है, गो फॉर इट, बताओ मुझे। ठीक है, खुल के बोलो। तो इससे क्या होगा? वर्कर्स को भी अपनापन लगेगा टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन और वो खुद से रिसर्च करके ऑर्गेनाइजेशन के भले के बारे में सोचने आएंगे। ठीक है, स्पिरिट दे कॉर्प्स हमारा लास्ट वो है फ्योल का प्रिंसिपल। इसमें ये बोलते हैं टीम स्पिरिट हमेशा मेंटेन्ड रखो, कभी भी आई मत करो वी 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 वी, मतलब आई को वी से रिप्लेस कर दो। अपने बारे में ना सोच के ग्रुप के बारे में सोचो, अपना ना सोच के इंडिविजुअली टीम के बारे में सोचो। तो हमेशा टीम में वर्क करो। टीम वर्क हमेशा ज्यादा फलपूर रहते हैं, मतलब ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। ठीक है, सो ये थे प्रिंसिपल्स किसके? फ्योल भाई साहब के। अब इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल्स किसके? टेलर भाई साहब के।
टेलर भाई साहब थोड़े से आलसी थे हम लोगों की तरह, तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स दिए। लेकिन उन्होंने व्योल भाई साहब को देखा कि भाई ये तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, तो इन्होंने अपने साथ कुछ टेक्निक्स दे दी। तो अब हम इनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और इसके बाद इनकी टेक्निक्स पढ़नी पड़ेंगी हमें, ठीक है। बट बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी थोड़ी सी है और ये भी थोड़ी सी है, तो फटाफट देख लेते हैं। ये बोलते हैं साइज नॉट रूल ऑफ थंब। ये बोलते हैं हर एक काम को करने का, चाहे छोटा सा काम है ऑर्गेनाइजेशन में या चाहे बहुत ही बड़ा सा काम है, हर एक काम को करने का एक साइंटिफिक तरीका निकल सकता है। मैं बोलूं मुझे यहां से बॉटल से उठा के पानी पीना है, ठीक है, ये छोटे से काम में भी साइंटिफिक तरीका हो सकता है। तो हर एक काम को करने का साइंटिफिक तरीका होता है जो कि बेस्ट तरीका होता है। सबसे पहले तुम उसी तरीके को देखो, समझो, मतलब प्रैक्टिस कर करके देखो कि कौन सा वाला साइंटिफिक तरीका होगा और उसको अपना के उसको फॉलो करो। रूल ऑफ थंब को हटा दो, ठीक है। सो हर एक काम छोटा हो बड़ा हो उसको करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है। गो फॉर दैट साइंटिफिक तरीका, सबसे पहले इजाद करो उसकी और उसके बाद उसी को फॉलो करो। ये बोलता है टेलर भाई साहब का फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अच्छा, टेलर भाई साहब के प्रिंसिपल्स को ना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये बोलते हैं हर इंसान मिलजुल के रहे, मैनेजमेंट, टॉप लेवल वाले, वर्कर्स आपस में मिलजुल के रहो, कभी भी दंगा फसाद मत करो, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का भला सबकी एकता में है, सबके विकास में है। तो मैनेजमेंट को जब भी लगे वर्कर्स बढ़िया काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड दो, वर्कर्स को लगे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रही है ओवर टाइम कर ले, ठीक है। तो हमेशा मिलजुल के रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, अच्छे से रहो। ये बोलता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसी का ना एक्सटेंडेड वर्जन है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें ये बोलते हैं अपने हित के बारे में मत सोचो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो। मैनेजमेंट दुखी है, मैनेजमेंट को जो तुम हेल्प बीइंग अ वर्कर प्रोवाइड कर सकते हो करो। अगर वर्कर थोड़ा सा स्ट्रेस डाउन लग रहा है, मैनेजमेंट बीइंग मैनेजमेंट जो रिवॉर्ड्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं करे। तो मदद करते रहो, अपने इकलौते अपने आप के बारे में मत सोचो, कोऑपरेशन पे बिलीव रखो। मैनेजमेंट और वर्कर्स की कोऑपरेशन से ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकता है, तो उस चीज पे पूरा पूरा फोकस लगाओ। फिर है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ना सिर्फ ये सोचो कि हमें वर्कर्स से सिर्फ काम लेना है, काम लेना है, काम लेना है, काम लेना है। जहां जहां हमें लगता है कि हम उसके करियर में भी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसको कोई एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, उसको कोई एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करके करो, उसको वो चीज प्रोवाइड। सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मत सोचो, वर्कर को भी ऐसा एनवायरनमेंट दो, ऐसी उसके लिए सिचुएशन बनाओ ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सके, बेस्ट वे में परफॉर्म कर सके, अपडेटेड रहे, उसके करियर में भी ग्रोथ हो, वो इंडिविजुअली भी ग्रो करे, ठीक है। सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव मत पूरा करो कि अपना काम करा लिया, वर्कर को हर नेचर का काम कराओ, एक्सपोजर दो, उसकी प्रॉस्पेरिटी का भी ध्यान तुम ही रखो। तो ये थे 4 प्रिंसिपल्स किसके, हमारे टेलर भाई साहब के। नाउ लेट्स मूव टू हिज टेक्निक्स। ये टेक्निक्स को अच्छे से पढ़िएगा, रीजन बिंग यहाँ से केस स्टडीज बहुत सारी पूछी जाती है और इनडायरेक्ट वे में पूछी जाती है, तो हर एक को टेक्निकल तरीके से समझते हैं हम, ठीक है। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन, फंक्शनल फॉरमैनशिप। देखिए फंक्शनल फॉरमैनशिप में टेलर भाई साहब बोलते हैं कि एक फॉरमैन होगा। फॉरमैन कौन होता है बाय द वे, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना, अलग अलग टाइप ऑफ मैनेजमेंट होती है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। लोअर में जो आता है वो फॉरमैन होता है, ठीक है। तो टेलर भाई साहब का ये मानना है कि फॉरमैन बहुत ही काम वाली चीज होती है, मतलब फॉरमैन बहुत ही काम का बंदा होता है। तो आप एक काम करो, 8 बंदे रखो, 8 बंदों में से 4 को लगाओ प्लानिंग के लिए, 4 को लगाओ प्रोडक्शन के लिए। प्लानिंग वाले देखेंगे कि कैसे प्लान करना है, कैसे क्या रखना है, गुड्स का, रिसोर्सेज का सारा बंदोबस्त करेंगे। और जो प्रोडक्शन वाले होंगे वो देखेंगे काम ढंग से हो रहा है, स्पीड सही चल रही है, टाइम सही ले रहे हैं बंदे, क्या नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, ये सारी चीजें ये फॉरमैन्स देखते हैं। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप के चलते हुए आप 8 फॉरमैन अपॉइंट करो, जिसमें 4 को प्रोडक्शन का काम, 4 को प्लानिंग का काम दो, और ये मेक श्योर करो कि वो पूरा का पूरा काम जो ऑर्गेनाइजेशन का है बहुत इफेक्टिव वे में करें, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप ये सारी काम करोगे तो आपका काम बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा, लेस वेस्टेज के साथ होगा और बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन। एक्चुअली स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क साथ में है, लेकिन दोनों का मतलब एक्सप्लेन करने के लिए हमने अलग अलग लिखा हुआ है। स्टैंडर्डाइजेशन में ये बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड सेट करो। फर्स्ट है मैं ये टी शर्ट बना रही हूँ, ठीक है, मैंने एक टी शर्ट बनाई, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, जो हर ग्राउंड्स में बहुत ही सही है। मैंने इसको बेंचमार्क सेट कर दिया, मैंने बोला अब जितनी भी टी शर्ट्स बनेंगी वो ऐसी बनेंगी एग्जैक्टली सेम।
तो ये क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन। आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया और हर किसी को उस स्टैंडर्ड को अचीव करना है, हर किसी को उसी के अकॉर्डिंग बनाना है अपना सामान। तो बेसिकली बेंचमार्क सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना, बेंचमार्क सेट करना, सो दैट बाकी का रिमेनिंग काम उसी के अकॉर्डिंग हो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में ये बोलते हैं कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, हम बहुत सारी फालतू चीजें करते हैं, ठीक है, मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं होती काम के लिए। तो आप क्या करो, जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो ढूंढो, जिसमें सारे फालतू के जो स्टेप्स हैं वो निकाल दो, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो प्रोसेस को, बिल्कुल इजी बना दो, केक वॉक बना दो किसी के लिए भी, कि कोई नया इंसान भी आए, ना समझा इंसान भी आए, वो भी आराम से कर ले। तो फालतू के स्टेप्स हटा के सिंप्लीफाई करना पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कहलाया जाता है। उसके बाद है वर्क स्टडी। इसमें आती हैं 4 स्टडीज, जिसमें फर्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में ये बोलते हैं कि जब भी कोई इंसान काम कर रहा होता है, जब भी कोई वर्कर काम कर रहा होता है, फॉर से यहाँ से गुड्स उठा के यहाँ रखने हैं, तो वो उठेगा, चलेगा, ये करेगा, वो करेगा। अब इसमें ना हो सकता है बहुत सारे फालतू मूवमेंट्स हो उसके, तो वो सारे उसके फालतू मूवमेंट्स, फालतू मोशन हटाओ और जो प्रोडक्टिव वाले मोशन है ना वो रखो। सो सारे काम में से फालतू के काम निकाल फेंको और जो मेन काम है, जो मेन मूवमेंट्स है जिनके बिना काम नहीं चलेगा, उनको फॉलो करो। मेथड स्टडी ये बोलता है हर काम को करने का एक बेस्ट पॉसिबल वे होता है, बस उसी पे फोकस करो, उसी को सेट कर दो और सारे काम फिर उसी के अकॉर्डिंग ही एक्सपेक्ट करो कि लोग करेंगे। तो मेथड स्टडी बेस्ट मेथड फाइंड करने पे फोकस करता है कि बेस्ट मेथड सोचो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी बोलता है कि हर काम को करने का एक बेस्ट टाइम ड्यूरेशन होता है। फॉर से अगर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर को इफेक्टिवली 1 घंटे में कवर किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर को 1 घंटा ड्यूरेशन दे दी कि बेस्ट पॉसिबल टाइम है, इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। अगर कोई अब उससे ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब वो टाइम वेस्टेज कर रहा है। थोड़ा कम टाइम ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई ऐसी चीज छोड़ रहा है जो पूरी करनी चाहिए, ठीक है, मतलब ढंग से काम नहीं कर रहा, पूरा काम नहीं कर रहा। तो टाइम स्टडी बोलता है एक बेस्ट टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करो फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, और ये मेक श्योर करो कि हर लोग उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो काम कर ले, उतने टाइम ड्यूरेशन पे वो काम कर ले। उससे ज्यादा अगर वो टाइम ले रहे हैं तो मतलब वो फालतू वेस्ट कर रहे हैं टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है फैटिग स्टडी। फैटिग का मतलब होता है थकान। तो ये बोलता है जब भी इंसान काम करता रहता है ना, तुम भी पढ़ते रहते हो तो बीच में थक जाते हो ना, फिर ब्रेक लेते हो। तो हर एक इंसान जो भी काम कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ड्यूरेशन काम करने के बाद थोड़ा सा थक जाता है, जिसके बाद जरूरी हो जाता है कि हमें उसको क्या करना है, ब्रेक देना है, सो दैट वो दोबारा से प्रोडक्टिव हो सके। अदरवाइज थके हुए इंसान से अगर तुम काम कराते जाओगे, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते तुम थक गए, फिर भी तुम पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ही रद्दी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बेटर होता है ब्रेक लो, दोबारा से अपने दिमाग को फ्रेश करो और फिर से पढ़ने आओ। तो फैटिग स्टडी में हम उस टाइम ड्यूरेशन का पता लगाते हैं जिसके अंदर कोई भी इंसान थक जाता है और उसके बाद उसको ब्रेक दे देते हैं। तो ये 4 स्टडीज आती हैं वर्क स्टडी में। फिर है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि हर इंसान प्रोडक्टिवली काम करे, टाइम वेस्टेज नहीं करे, अपना बेस्ट प्रोड्यूस करे। इसके लिए हम एक चीज करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई देखो 1 घंटे में 10 यूनिट्स बन सकती हैं। अगर कोई इंसान 1 घंटे में 10 से ऊपर यूनिट्स बनाएगा तो उसको मैं 50 रुपया पर यूनिट दूंगा, और अगर मान लो वो 10 से कम यूनिट्स बनाता है उसको मैं 40 रुपए पर यूनिट दूंगा। अब कोई भी इंसान क्या सोचेगा कि यार 1 घंटे में 10 यूनिट बना लो कैसे भी करके, क्योंकि अगर कम बनाई तो 40 रुपए मिलेंगे, ज्यादा बनाई तो हर यूनिट का 50 रुपया मिलेगा। तो जो बिल्कुल लास्ट 8 यूनिट बना के बैठा है बट थक गया, वो भी सोचेगा यार 2 यूनिट और बना लेता हूँ, फायदा हो जाएगा मेरा। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट वेजेस रखता है फॉर डिफरेंट सिनेरियोज, और ये मेक श्योर करता है कि इंसान मोटिवेट होके थोड़ा बेटर प्रोड्यूस करे। लास्ट है हमारा मेंटल रेवोल्यूशन। ये बोलता है कि वर्कर्स का पूरा बुद्धि घुमा दो, ब्रेनस्टॉर्म कर दो, ऐसा कर दो कि वो अपना बेस्ट दे, मैनेजमेंट के साथ अच्छे से रहे, मैनेजमेंट उसके साथ अच्छे से रहे, और सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही क्रिएटिवली और इफेक्टिव तरीके से चले। तो ये थे साइंटिफिक टेक्निक्स किसके, टेलर भाई साहब के। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है टेलर भाई साहब और फ्योल भाई साहब के डिफरेंसेस, ठीक है। इसमें पहला डिफरेंस है कि टेलर भाई साहब जो है इनका मेन फोकस था वर्कर्स की एफिशिएंसी का। इन्होंने ग्राउंड लेवल से शुरुआत की है, लोग मतलब जो सबसे नीचे आते हैं उन लोगों से शुरुआत की है। तो इनका फोकस रहता था कि उनको कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है उसके बारे में सोचे। जबकि फ्योल भाई साहब का था कि मैनेजमेंट को कैसे एफिशिएंट बनाए, मतलब जो टॉप लेवल पे आते हैं उनको कैसे सबसे ज्यादा एफिशिएंट बनाए। इनका लोएस्ट लेवल से शुरुआत हुई, इनका हाईएस्ट लेवल से शुरुआत हुई। ये स्टैंडर्डाइजेशन पे बिलीव करता है कि भैया स्टैंडर्ड सेट कर दो फिर उसको सबको फॉलो करने के लिए बोल दो। जबकि ये
फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स पे फोकस करते हैं, मतलब मैनेजर्स के फंक्शंस जो भी होते हैं उनको कैसे क्या क्या करना चाहिए सो दैट हर एक काम इफेक्टिवली हो, उस पर फोकस करते हैं। ये फालतू की मूवमेंट्स रिमूव करने पे फोकस करते हैं कि जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है उनको हटाओ और बढ़िया तरीके से काम करो, जबकि ये बेटर मैनेजमेंट पे काम करते हैं कि मैनेजमेंट को और दिन ब दिन हम कैसे बेहतर बना सकते हैं उस चीज़ पे फोकस करते हैं। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंटिफिक टेक्निक्स पे, मैंने आपको बताया साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, जबकि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। इनकी पर्सनालिटी, ये साइंटिस्ट थे, फेमस थे, इनका नाम एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिया जाता है, जबकि इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। अच्छा, कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों नामों में। टेलर का हमेशा याद रखना साइंटिफिक, ठीक है, एस के बाद क्या आता है टी, तो टेलर साइंटिफिक, और ये फ्योल भाई साहब क्या जनरल मैनेजमेंट की तरफ देखते थे, ठीक है, TH FG वहां से याद रखना, दैट्स अ ट्रिक, हाँ, वेरी गुड ट्रिक। Did not follow this principle as Taylor insisted on minimum 8 bosses. Unity of command ये नहीं फॉलो करते थे क्योंकि ये बोलते थे 8 बॉस रखो, वो 8 फॉरमैन याद है, जबकि ये बोलते हैं हमेशा एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक्सप्रेस किया, जबकि इन्होंने जनरल थ्योरी को एक्सप्रेस किया। फालतू के पॉइंट्स हैं, ऊपर वाले पॉइंट्स मेन है, वो आप फॉलो कर लीजिए और एक काम कीजिए कि इस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप लास्ट मिनट पे जब रिविजन कर रहे हो तो आपको बहुत सारा काम आएंगे, ठीक है। ये मैंने रब कर दिया है सब कुछ, लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, एंड दैट्स इट। ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे थर्ड चैप्टर के साथ, एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, एंड तब तक आप ये वाले चैप्टर के नोट्स बना लीजिए और जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और जो भी आप हमारी तरफ से चाहते हैं कि हम वर्क करें उस चीज़ पे, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। दैट्स इट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और एस अकेडमी को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।